नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होंडा कंपनी के बारे में। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। इस वीडियो में हम होंडा कंपनी के हिस्ट्री, वो कैसे ऊंचाइयों तक पहुंची, उसकी शुरुआत किसने की और जिसने उसकी शुरुआत की उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी भी हम देखने वाले हैं। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हुए मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है साल 1914 की, जब एक छोटा सा बच्चा जापान के एक गांव में फुटबॉल खेल रहा था। तब उसने एक 4 पहियों वाली मशीन देखी। ये मशीन थी फोर्ड का मॉडल टी। इसको देखते ही वो बहुत हैरान हो गया। तभी से उसको गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट्स से बहुत लगाव हो गया। इस बच्चे का नाम था सुचाइरो होंडा। लेकिन किसको पता था कि आगे चल के हर छोटी बड़ी गाड़ी पे सिर्फ इसी का नाम रहेगा होंडा, जो आज हम देख सकते हैं। कि जापान के माउंट फूजी गांव में रहता था। 1906 की बात है जब इसका जन्म हुआ था। सुचाइरो होंडा बचपन से ही बहुत गरीब था। उसके पापा एक लोहार थे जो पार्ट टाइम में कभी कभी साइकिल रिपेयर का काम करते थे। इसके 5 भाई बहन थे जो कि मर चुके थे बीमारियों की वजह से, इसीलिए इसके परिवार को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन सुचाइरो को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स और गाड़ियों के बारे में ही देखता था। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी जिसमें आर्ट सुकाई नामक एक कंपनी लोगों को हायर कर रही थी मैकेनिक के जॉब के लिए। वो इसमें इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने उस कंपनी को लेटर भेजा और किस्मत से उधर से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। इसलिए होंडा पैसे कमाने की चाह में टोक्यो के लिए रवाना हो गया। लेकिन उसके ख्वाब टूट गए जब वो आर्ट सुकाई वे पहुंचा, क्योंकि वहां के मालिक ने उससे सफाई के काम और यहाँ तक कि बेबी सिटिंग के काम कराना चालू कर दिए, जिससे होंडा बहुत दुखी हो गया। आखिर वो करता भी क्या? वो अपने गांव से अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए टोक्यो आया था, बट यहाँ पे उसके साथ कुछ और ही हो रहा था, इसलिए वो गांव भी वापस नहीं जाना चाहता था। उसने 1-2 महीने यही काम किए। इसके बाद आर्ट सुकाई के मालिक ने उसके लिए अच्छे काम को उसको करने के लिए इजाजत दी, जैसे कि गाड़ियों को रिपेयर करना, छोटे मोटे पार्ट्स को ठीक करना, जिसमें होंडा को बहुत इंटरेस्ट आता था। इसके बाद कुछ ही महीनों में होंडा ने सारे मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी जुटा ली थी। उसको हर गाड़ी के हर पार्ट्स के बारे में अच्छी जानकारी थी। वो हर पार्ट को ठीक करना जानता था। इसी बीच आर्ट सुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार को लॉन्च किया। एक था आर्ट डैम्बलर और दूसरा क्रिटेस। ये दोनों कार्स यूज्ड इंजन से बनी हुई थी, जो कि जापानीज मोटर कार चैंपियन 1924 में फर्स्ट रैंक के साथ जीती। इसके बाद होंडा ने भी कार के रेसों में भाग लेना शुरू कर दिया। इसके बाद होंडा ने मोटर कार को ही अपना रीजन बना लिया। इसके बाद वो कई सालों तक आर्ट सुकाई में ही काम करता रहा, जिसके कारण उसका एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ता गया। 1928 में होंडा 22 इयर्स ओल्ड था, तब उसके मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हेमामात्सु शहर में ओपन होने वाली थी। इस ब्रांच का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मालिक ने होंडा को ही दे दिया। होंडा ने इस ब्रांच को 1 वर्कर से स्टार्ट किया था और अगले 2 सालों में उसने इस ब्रांच को 40 वर्कर तक पहुंचा दिया। अब इस समय होंडा एक ब्रिलियंट मैकेनिक था और साथ ही एक स्पोर्ट्स ड्राइवर भी। उसने अपनी महारत का फायदा उठा के एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की अपने मालिक के लिए, जो कि 120 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती थी। ये जापान की सबसे हाईएस्ट स्पीड वाली कार थी और इसका रिकॉर्ड जापान के लिए अगले 20 साल तक कायम रहा। इसके बाद होंडा के लिए उसके मालिक के लिए होंडा की अहमियत बढ़ चुकी थी। होंडा उसका खुद का एक वर्कशॉप खोलना चाहता था, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1936 में उनका एक कार रेसिंग में एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में वो मरे तो नहीं, लेकिन उनका बायां कंधा फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और मुंह पे बहुत सारे चोट लग गए। यहाँ पे सुचाइरो होंडा को अपनी जिंदगी खत्म होते दिख रही थी। ना तो अब वो मैकेनिक का काम कर सकते थे और ना ही रेस में हिस्सा ले सकते थे। उन्होंने आर्ट सुकाई के मालिक से कहा कि अब वो मैकेनिक का काम और कभी नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक आइडिया पेश किया कि क्यों नहीं हम स्पेयर पार्ट्स की एक कंपनी खोलें।
इस आइडिया को आर्ट सुकाई के स्टेक होल्डर्स ने जब सुना तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अभी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा था और कोई नहीं चाहता था कि कंपनी एक नया रिस्क ले। इसी बात पे सुचारू होंडा ने डिसाइड किया कि वो अकेले ही एक स्पेयर पार्ट्स बनाने की कंपनी खोलेंगे। इसके लिए उन्होंने 1930 में एक कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने टोकी सेकी हैवी इंडस्ट्री रखा, और ये उन्होंने अपने दोस्त के साथ खोली और उन्होंने अपने दोस्त को ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। बट कंपनी तो उन्होंने खोल ली थी, बट उनके पास इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं थी, इसीलिए उन्होंने आर्ट सुकाई में फिर से मैकेनिक का जॉब स्टार्ट किया और रात में वो अपने कंपनी के लिए इंजन और पिस्टन बनाने की कोशिश करते थे। कई महीनों की मेहनत के बाद फिर होंडा ने 50 अलग अलग पिस्टन के डिजाइन को बनाया और टोयोटा कंपनी को ऑफर किया, जिसमें टोयोटा ने 47 पिस्टन के डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। ये खबर सुचारू होंडा पे बिजली की तरह गिरी। वो फिर मार्केट को स्टडी करने निकल पड़ा। उसने हर अलग अलग कंपनियों के रिक्वायरमेंट्स को समझा, इंजन के ऊपर उसने स्टडीज की और फिर बहुत 3 साल की मेहनत के बाद उसने फिर एक पिस्टन बनाने में जुट गया। उसने एक ऐसा पिस्टन बनाया जो सारी कंपनी उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था, और इसके बाद उसको बहुत सारे पिस्टन्स के ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गए। इतने ऑर्डर्स की वो उस डिमांड को पूरा भी नहीं कर पा रहा था। इसके लिए उसने 2000 लोगों को काम पे रखा ताकि वो पिस्टन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ये किसको पता था कि होंडा की ये खुशी 2 महीनों बाद ही खत्म हो जाएगी। 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें होंडा की कंपनी अंडर कंट्रोल दूसरे देश के आ गई। यहाँ पे सुचारू होंडा को उसी के कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे रखा गया। इसके बाद होंडा के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में भेजा गया और इसके बाद होंडा बहुत डाउनफॉल देखने लगा। 1944 में एक एयर रेड के दौरान होंडा की ही कंपनी के ऊपर एक मिसाइल गिर गई। इससे होंडा की पूरी कंपनी तबाह हो चुकी थी। अभी तो कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद 1945 में जब 2 न्यूक्लियर बम्स गिरे जापान पे, तो जापान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसमें जापान अब वर्ल्ड वॉर हारने की कगार पे आ चुका था। इसके बाद जापान वर्ल्ड वॉर तो हार गया अमेरिका के अगेंस्ट, और उसने अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए। अपना सब कुछ तबाह होते देख होंडा बहुत दुखी था। उसने अपने बचे खुचे एसेट्स टोयोटा को बेच दिए 45,000 येन में और फिर एक बेरोजगार की तरह बैठ गया। अब जापान की हालत बहुत खराब थी। जापान में क्राइसिस का दौर आ चुका था। इकोनॉमी मेल्ट होने लगी। जापान में खाने पीने की भी दिक्कत शुरू हो गई। इन्फ्लेशन और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगा हो चुका था क्योंकि पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ चुका था। लेकिन जापान की मिलिट्री द्वारा यूज होने वाला एक छोटा इंजन जो कि वायरलेस रेडियो में यूज होता था, वो होंडा के हाथों लगा और होंडा को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस इंजन को साइकिल में अगर लगा दें तो ये एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का साधन हो सकता है, और जिसमें पेट्रोल भी बहुत कम यूज होता था। फिर उस समय लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया और होंडा को ये फिर से एक ऊंचाइयों पे जाता हम लोगों ने देखा। ये होंडा के पास यूज्ड इंजन की तो कमी थी, इसीलिए होंडा ने फिर से एक कंपनी खोली जो कि खुद इंजन मैन्युफैक्चर करती थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर होंडा का लोगो पहली बार देखा गया। इससे पहले होंडा ने जितनी भी कंपनियां खोली थी वो होंडा के नाम से नहीं थी, लेकिन इस बार होंडा ने खुद के नाम से कंपनी खोली और उसने 18,000 शॉपकीपर को लेटर लिखा, जिसमें 3,000 शॉपकीपर ने पॉजिटिव रिप्लाई देते हुए उसको एडवांस में पैसे दिए। फिर होंडा ने बहुत सारी मोटर बाइक्स बनाई, जिसमें एक बहुत पॉपुलर हुई थी जिसका नाम था सुपर कब। ये बाइक इतनी पॉपुलर थी कि अमेरिका में हार्ली डेविडसन और अदर बाइक्स के जो भी ब्रांड थे उनको इस बाइक ने पीछे छोड़ दिया सेल्स के मामले में। ये बाइक लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुई और फिर होंडा ने रेसिंग बाइक्स का भी निर्माण स्टार्ट किया। स्पोर्ट्स बाइक में होंडा ने फिर कदम रखा 1960s में, जब उसने जब भी वो किसी अच्छे स्पोर्ट्स बाइक को देखता तो वो उसके की फीचर्स को एक नोटपैड पे नोट कर लेता और अपने बाइक में भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता।
होंडा ने जल्द ही अपना एक सुपर बाइक लॉन्च किया, जो कि 1962 की इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लाई। इसके बाद होंडा का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा और होंडा को बहुत लोग जानने लगे। ये सब होते होते होंडा की एक और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन हो चुकी थी, जिसने 1968 में 10,000 यूनिट्स सोल्ड की होंडा बाइक्स की। होंडा को 62 ईयर्स के बाद जाके सक्सेस मिली।